नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें नगर निगम के चुनाव में मथुरा की जनता का खासा प्यार मिला, स्नेह मिला। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण भारद्वाज, जो अपने विनम्र स्वभाव के लिए तो जाने जाते ही हैं, लेकिन जो मथुरा के जो भौगोलिक मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनको लगातार उठाते रहते हैं। प्रवीण जी आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं आप इस समय वर्तमान में, और महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। जनता ने स्नेह दिया, प्यार दिया, और इस समय करंट में बहुत मुद्दे हैं मथुरा में अगर बात की जाए तो। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय जाम का। अगर हम ट्रैफिक की व्यवस्था देखें तो चरमराई हुई है। चाहे वृंदावन ले लें और मथुरा की पूरी सिटी ले लें तो वहाँ पर ना आने की जगह है ना कहीं जाने की जगह है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आपको ट्रैफिक में ही देने पड़ेंगे। तो आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, अभी हम सिर्फ ट्रैफिक के लिए ही नहीं, हमने अपने लिए एक योजना बनाई है 70 वार्ड 70 समाधान। मतलब हर वार्ड से जुड़ी हुई जो समस्या होगी उसको समाधान कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, सकारात्मक प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, हम लोग सकारात्मक राजनीति करने के लिए आए हुए हैं और सकारात्मक राजनीति ही करेंगे। तो जनता से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उसको धीरे धीरे करके हम उठा रहे हैं, और हमें बहुत सारे कई सारे 7-8 वार्डों में हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने बताया, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर पिछले 5 साल से आप मथुरा की आज की तुलना करेंगे तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है। जैसे कि आपने बताया, कहीं भी आप जाएंगे हर सड़क पर जाम लगा हुआ है। दूसरा, अभी हम 2023 में बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए, सड़कें तो चौड़ी एकदम से नहीं होने जा रही हैं। अगर आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, मैं भी आप ही के यहाँ आ रहा था तो मैं ड्राइवर से कह रहा था कि 10 साल बाद अगर यही स्थिति रही तो मथुरा नर्क बन जाएगा। तो हमें ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके से करें, रोडों का रखरखाव कैसे करें, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या रोडों की ख़राब स्थिति की भी है। जहाँ गड्ढे बीच बीच में गड्ढे होते हैं, लोग जैक में निकालते हैं, उसकी वजह से भी जाम लगता है। बहुत सारी जगह पानी भरा रहता है। अभी आज की तारीख में ऐसी जगह है जहाँ साल में 6-6 महीने पानी भरा रहता है। धौलीपाऊ में आप जाएंगे, रेलवे पुल को पार करेंगे तो वहाँ कई सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं जहाँ लोग गिरते रहते हैं, गड्ढा बन चुका है, पानी भरा रहता है। पानी भरा होता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता यहाँ कितना बड़ा गड्ढा है। 3 व्हीलर, टेम्पू, रिक्शे वाले, स्कूटर, मोटरसाइकिल रोज़ वहाँ गिरते हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इस समस्या का निदान, जबकि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सड़कों के गड्ढे भरना या ट्रैफिक के लिए ऐसी व्यवस्था लाना जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आए। और क्योंकि मथुरा में यात्रियों को आना जाना बहुत है, अगर हम चाहते हैं कि मथुरा में विकास हो तो हमें इसको ऐसी नगरी भी बनाने पड़ेगा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मथुरा में आएँ। तो ये भी हम चाहते हैं कि यहाँ जो यात्रियों की आने वाली संख्या है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। जाहिर सी बात है, उसी से हमारा नागरिकों का और शहर का विकास होगा। उस स्थिति में क्या स्थिति होगी, ट्रैफिक के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे तुरंत निदान की आवश्यकता है। आज जी मैं बात करूं तो मथुरा के जो प्रमुख मार्ग हैं, भूतेश्वर है, यहाँ पर नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाता है क्योंकि सौंदर्यकरण की बात होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये रोड काफ़ी समय से खुदा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर लंबा जाम लगता है। बात करूँ मैं धौलीपाऊ की तो नटवन नगर से आगे जो हाईवे के लिए रास्ता जाता है उसमें इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े गड्ढे हैं। अगर रात्रि को कोई वाहन वहाँ पर बिना लाइटिंग के जाता है तो वो धंस जाएगा या कोई हादसा हो सकता है। ये चीज़ें कहाँ रुक जाती हैं? या अमरनाथ की हम बात करें तो वो रोड भी खुदी हुई पड़ी है, आज तक वो बनी नहीं। लेकिन जब भाजपा सरकार प्रदेश में आई थी 15 दिन में गड्ढे भरने की बात कही थी। देखिए, मैं राजनीति में हूँ इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ। आज की तारीख में जो राजनीतिक वर्ग है वो ब्यूरोक्रेसी के अधीन हो गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उससे उल्टा होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि क्यों बनाते हैं? जिससे जनता के जुड़े हुए मुद्दों को प्रशासनिक ढांचे से उसको सॉल्व कराना। अब ये उल्टा हो गया, लोग अपने अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हैं, और जो अधिकारी दुख के साथ कहना पड़ता है उनको तो यहाँ दीर्घकालीन समय काटना नहीं है। साल 2 साल के लिए आते हैं, अपने चले जाते हैं। उनका लगाव कितना है मथुरा से कहना कठिन है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं ये उनका काम है कि मथुरा से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका निदान सरकार पर दबाव बनाकर, जो सत्ता में बैठे हुए हैं सबसे पहले तो उनका कर्तव्य है, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनका कर्तव्य है कि इस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाकर तुरंत, और ये सबकी निगाह में, सड़कें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई मेरी तो नोटिस में ही नहीं था, ये कहाँ हो गया, कैसे हो गया, अब मेरी समझ में आया तो मैं कराऊंगा। हर व्यक्ति आम खास उन सड़कों से गुजरता है और वो समस्याओं को झेलता है। उसके बावजूद भी साल 2-2 साल 3-3 साल इनका निदान नहीं होता। ये आश्चर्यजनक बात है। आज जी मैं बात करूँ तो इस समय मथुरा वृंदावन के बीच जो ब्रॉडगेज लाइन थी उसे मीटर गेज में तब्दील किया जा रहा है। इस समय नई बस्ती पर जो हुआ, बुलडोजर चला, रेलवे का और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हुई, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर कई अंडरपास बनाए जाएंगे। लेकिन मथुरा में जो मौजूदा अंडरपास हैं उनकी दुर्व्यवस्था जो है, चाहे आप भूतेश्वर वाला अंडरपास देख लीजिए, चाहे नए बस स्टैंड वाला,
उससे से जनता बहुत परेशान है, जाम की स्थिति बनती है। और नए अंडरपास बनना वो कितना मतलब ये है कि स्थिति को ख़राब कर देगा। इस प्रोजेक्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए कहा जाता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ जनता कहीं है ही नहीं। पैसा हमारा खर्च हो रहा है, पैसा लोगों का ही खर्च हो रहा है। ना उनसे पूछा जाता है, ना उन्हें बताया जाता है। योजना बना ली जाती है, योजना का क्रियान्वयन हो जाता है, जब तक लोगों को पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। उसके बाद में लोग रोते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बात, कोई भी संस्थान कोई भी चीज़ कर रही है उसका प्रकाशन होना चाहिए, उसकी वेबसाइट पर पूरी डिटेल होनी चाहिए, कुछ समय दिया जाना चाहिए जिससे लोग अपने सुझाव, शिकायत बता सकें। हर योजना से पहले कोई ना कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जिसके जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जनता की से सलाह मशवरा करे, उनकी शिकायतें सुने, उसके बाद ही योजना बनाई जाए। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं तो रेलवे से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं केंद्र सरकार में हूँ, मैं ना राज्य सरकार में हूँ, तो उनकी क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मथुरा से वृंदावन तक के लिए ही अगर ये रेलवे लाइन डाली जा रही है तो सारे मथुरा के नागरिक जानते हैं, जब ये नैरो गेज थी तब इस पर कौन चलता था। अब ब्रॉड गेज जाएगी तो कौन, खाली ट्रेन पहले चलती थी, खाली ट्रेन अब चलेगी। और अगर इससे बड़ी कोई योजना है, इसको ब्रॉड गेज को आगे कहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे पहले जनता की सहमति के साथ ही योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ये पैसा जनता का है, उनकी सहमति के बाद ही इतनी बड़ी योजनाओं पे पैसा खर्च करना चाहिए। जी, जो बात सामने निकल के आ रही है उसके तहत पहले पिलरों पर जो है रेल लाइन चलनी थी, लेकिन स्वीकृति न मिलने के कारण अंडरपास जो है बनाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं मथुरा की राजनीति की। तो मथुरा की राजनीति देख लें, चाहे आप देश की राजनीति देख लें, एक मजबूत विपक्ष इस समय सत्ता पक्ष के सामने उभर के नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें थोड़ा सा समस्या पॉलिटिकल पार्टियों की भी है, पॉलिसी की समस्या है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर हमें किसी का फल खाना है, किसी वृक्ष का, तो पहले हमें बीज लगाना पड़ेगा, फिर पौधा बनने तक उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसका संरक्षण करना पड़ेगा, फिर वृक्ष बनेगा, मैच्योर होकर फल लगेंगे। अभी सारा जो है वो फास्ट फूड कल्चर हो गया है, तुरंत चीज़ें करते हैं और उसकी स्वीकार्यता भी है पार्टी के अंदर। कोई आदमी 20 साल किसी और पार्टी में काम कर रहा होता है, टिकट किसी और से मांग रहा होता है, आखिरी समय में ये पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी से लड़ने वाला है, और लोग पार्टियाँ उनको टिकटें देती हैं। तो इस स्थिति में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता का सुख हर कोई चाहता है, तो वहाँ तो हज़ारों लोग जुड़ जाते हैं, जो पार्टी में नहीं भी होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। विपक्ष का जो मूल काम है, देखिए, लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण काम सत्ता का है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम विपक्ष का है। क्योंकि लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे, ये जिम्मेदारी है विपक्ष की। वो जब भी उठेंगे जब आप अपने नेताओं पे विश्वास करेंगे, दीर्घकालीन योजना बनाएंगे, संगठन पे काम करेंगे, संगठन का महत्व को समझेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सत्ता है वो तो तुक्के से भी हासिल की जा सकती है, आंधियाँ आती हैं और लोग जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं, अगर आप जो आपके वादे उनको पूरा करना चाहते हैं, जनता को राहत देना चाहते हैं, वो बिना संगठन के आप नहीं दे पाएंगे, आप कोई भी पार्टी हो। तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि संगठन पे ज़्यादा काम ना किया जाए, खास लोगों के साथ काम किया जाए, और जो राजनीति सिर्फ चुनाव की राजनीति हो गई है, आप देख ही रहे हैं। मथुरा की बात करें, मथुरा ज़िले की बात करें, विपक्ष के में अगर नेताओं की बात करेंगे, उंगलियों पे नाम आपके ख़त्म हो जाएंगे, 2, 4 से 5 वो नाम आप बता नहीं पाएंगे। पुरानी पीढ़ी ख़त्म होने के कगार पे है, उनका तो उम्र हो गई है। नई पीढ़ी में, विपक्ष में आज की तारीख में 1-2 लोगों को छोड़ दें, कोई ऐसे नाम नहीं है जिसको जनता जानती हो, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हो और जनता के लिए संघर्ष करते हो। जी, बात कर लेते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश को लेकर और मथुरा को लेकर? देखिए, हम जैसे मैंने बोला, अभी हमारा जो कद है वो उत्तर प्रदेश की नीति बनाने का या केंद्र की में नीति बनाने का नहीं है। तो मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, हम महानगर में 70 के 70 वार्डों में अपनी कारकर्णी बना रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे हर बूथ पर अगले इलेक्शन में 2024 में भी, 2027 में भी, 2028 में भी, हर इलेक्शन में हर बूथ पर आपको हमारा कार्यकर्ता नज़र आएगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। दिल्ली में लगातार 2 बार सरकार बनना और पंजाब में बड़े बहुमत से जीतना और हर जगह कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक संग्रहित करना, इतने कम समय में इतनी छोटी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, इतनी कामयाबी मिली, आगे जाकर क्या भविष्य देखते हैं आप आम आदमी पार्टी का? दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनी है, पंजाब में भी हमने देखा लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। देखिए, हमने कुछ भी नया नहीं करा है। जो लोग चाहते हैं, अभी भी आप कहीं भी चले जाइए, तो अभी जैसे भारत में जो हमने एक आज़ादी के बाद में जो नीति बनाई थी, वो साम्यवाद और पूंजीवाद का मिक्स था, एक मिक्स वर्जन था। तो उसमें जो सरकारी सुविधाएं हैं, मतलब ख़ास तौर से जो सेवा वाली चीज़ है, वो सब सरकार की जिम्मेदारी थी और आज भी हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकार है उसको छोड़ दें तो वो चीज़ें सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई हुई है। जैसे शिक्षा, जब मैं पढ़ता था, जब मैंने 12th में इंटर किया था तो मैं GIC से किया था, सबसे ज़्यादा जो फीस मैंने दी थी वो 12.5 रुपये दी थी, और उस पीढ़ी में यही स्थिति थी। आज की स्थिति में शिक्षा देखें आप, प्राइमरी स्कूलों में भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की फ़ीस है। इंजीनियर मेडिकल कॉलेजों को छोड़ दीजिए। आम आदमी जो 90%, ये डेटा गवर्नमेंट का ही है, 90% हमारी जो आबादी है देश की, वो 15,000 रुपये से मासिक से कम कमाती है। अब आप देख लें, अगर जो परिवार 15,000 से कम मासिक कमाते हैं तो इस महंगी शिक्षा व्यवस्था से अपने बच्चों को कैसे योग्य बनाएंगे। और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसी तरह से। सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप भी अपने माँ बाप को ले जाएंगे तो आपके रिश्तेदार कानाफूसी करेंगे, ये लड़का बड़ा नालायक है, ये मारना चाहता है, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ले गया है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जबकि जिम्मेदारी सरकार की। और अगर प्राइवेट में आप जाएंगे तो क्या होगा? 500-500 रुपये मथुरा जैसे शहर में फ़ीस है डॉक्टरों की। सर्दी जुकाम भी हो जाए तो हज़ारों रुपये का फटका लगने वाला है। ऐसी जगह है जहाँ 90% लोग 15,000 से कम कमाते हों, ये सब जो जिम्मेदारी सरकार की और सरकार अपनी ना निभाए तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि उत्तर प्रदेश में मैं बेसिक शिक्षा का बजट आपको बता रहा हूँ, 40,000 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा का बजट है। पूरे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आप बताइए उनका क्या भविष्य है? दिल्ली को छोड़ दें आप, पंजाब में भी हमारे प्रयास जारी है, हम अच्छे नतीजे देंगे। दिल्ली अकेला एकमात्र राज्य है पूरे देश का जहां बड़ी मात्रा में डॉक्टर और इंजीनियर लोग बन रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़कर। इसी साल ही 1074 बच्चों ने नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़कर, जहाँ ना उन्होंने सरकारी ना फीस दी हुई है, ना कोचिंग के लिए फ़ीस दी हुई है, और साथ में दूसरी तरीके की मदद भी दी जाती है। इसी तरह 105 बच्चों ने GE मेन का कंपटीशन किया है, मतलब IIT के लिए कंपटीशन को क्वालिफाई किया है, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़कर। अगर हम सभी प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएं, उपयोगी बनाएं, पैसा खर्च करना, लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसा खर्च करना ही सरकार अपनी काबिलियत मान लेती है, जबकि पैसा खर्च करना काबिलियत नहीं है। अच्छे तरीके से पैसा खर्च करना काबिलियत है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। 2 ही बड़े मुद्दों पर, स्वास्थ्य और शिक्षा, इससे जो आम नागरिक है उसके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का होगा और वो उसका जीवन को सुखी से यापन करने के लिए उसे बहुत मदद मिलेगी। और यही हम हर जगह कर रहे हैं। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे तरीके की जो हम सहूलतें दे रहे हैं, और ये हर आदमी चाहता है। अब मथुरा शहर में चले जाएं, मेन रोडों को देख लें, छोड़ देना तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। ये जो चमक दमक है जो सिर्फ सड़कों तक है, वास्तव में हमारे जो शहर हैं वो निम्न आय वर्ग वाले लोगों के शहर हैं। आप जनसंख्या का अनुपात लगा लें, आप भी जानते हो कि इसी शहर में रह रहे हैं। निम्न आय वर्ग वाले देश है ये। जो निम्न आय वर्ग वाला देश है उसमें ये सारी सरकारी सुविधाओं का अच्छा होना, बेहतर होना, उपयोगी होना कितना आवश्यक है आप जानते हैं। हम इसे कर रहे हैं लोग, इसलिए हमें बार बार चुन रहे हैं। तो क्या मान लें कि जो दिल्ली का मॉड्यूल है आम आदमी पार्टी का, उसी को लेकर वो अन्य प्रदेशों में आगे बढ़ रही है? हर जगह हम वही करने जा रहे हैं। 2 बातें मैंने आपको बता दी। तीसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये मैं वीडियो भी बहुत वो चला है अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने कहा भाई हम अपने दिल्ली में अपनी महिलाओं को फ्री में यात्रा कराना चाहते हैं, इसका कितना बजट आएगा, कितना खर्चा होगा? 3 दिन बाद उन्हें बताया कि जी 120 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होगा। तो कोई बात नहीं है। जो फ्लाईओवर 350 करोड़ में पिछली सरकार बनाती थी वो हम 200-225 करोड़ में बना रहे हैं। एक ही फ्लाईओवर में इतनी बचत हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है कहना, मतलब अच्छा नहीं लगता नागरिक के तौर पे। जो अंग्रेज़ों ने जितना हमें 200 साल में लूटा, ये मैं 20 बार कह चुका हूँ, उतना हम हर साल खुद को लूट रहे हैं। जबकि वो तो आक्रांता थे, हमें लूटने ही आए हुए थे। अब तो हम स्वतंत्र हैं, हम देशभक्त हैं सारे। हम देशभक्तों की हम सरकार चला रहे हैं। देशभक्त हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, देशभक्त हमारे नेता हैं, देशभक्त हमारे नागरिक हैं। उसमें आप किस तरीके से 30-30, 50-50% कमीशन लेकर काम हो रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार की। तो लेकिन भाजपा ये लगातार ही कहती है कि चाहे शराब नीति घोटाला हो, दिल्ली में सत्येंद्र जैन इस समय जेल में है, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर तमाम आरोप लगे हों, घिरे हुए हैं नेता कहीं ना कहीं विपक्षी। इस समय अगर बात कर लें तो तमाम विपक्षी इस समय ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है कि लगातार भ्रष्टाचार उनके द्वारा अंजाम दिया गया, कमीशन उनके द्वारा। बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है। 140 करोड़ के देश में एक ही व्यक्ति में ऐसे क्या लाल लटक रहे हैं जिसको 5वीं साल आपने ईडी बनाया हुआ है? क्या खासियत है? क्या योग्य लोगों की कमी है हमारे यहाँ?
अब 5-5 साल का अपना CBI और ED का कार्यकाल कर दिया है। अभी जो सुनने में आ रहा है दोनों को मिलाकर एक अफसर बनाया जा रहा है, जो वही व्यक्ति हो सकते हैं जो अभी ED हैं। ये घोर दुरुपयोग है। दूसरा, अभी आपके आने से पहले मैं बात कर रहा हूँ, न्यायिक व्यवस्था किसी भी देश में अच्छी होना अति आवश्यक है। इसका क्या परिणाम है? आपको किसी भी केस में लपेट लिया जाएगा, अगले 20 साल लगेंगे ये तय होने में कि आप दोषी हैं निर्दोष हैं। दोनों ही स्थिति में अगर आप वास्तव में दोषी हैं तो 20 साल तक आप डंका पीटते रहोगे कि मुझे बेकार में फंसाया गया है, और आप निर्दोष हैं तो 20 साल तक आपको बदनाम किया जा सकता है। दोनों ही बातें हैं ना। तो हमें न्यायिक व्यवस्था पे भी मेरा तो निजी मानना है, न्यायिक व्यवस्था अच्छी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर न्यायिक व्यवस्था हमारी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, निरपेक्ष होगी, न्यायप्रिय होगी, तो ये हमें इन सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये ऐसे जो कृत्य हैं जो फंसाने के, बदनाम करने के, ऐसे करने से भी लोग परहेज करेंगे। सरकार कहती है एजेंसियां इस समय स्वतंत्र हैं और 2014 से पहले पिंजरे में बंद हुआ करती थी। इससे पहले ही सरकार भी यही कहा करती थी, उससे पहले ही सरकार भी यही कहा करती थी। एक आम नागरिक के तौर पर ये अभी आप देख सकते हैं कि स्थिति इस हद तक हो गई है कि लोकसभा में उसका मजाक उनके ही मंत्री उड़ा रहे हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो ED आ जाएगी। वीडियो वायरल हुआ था। और ये नागरिक, आप देखें, आप जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अभी ED और CBI के छापे कितनी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, सिर्फ विरोधियों को बदनाम करने के लिए। निरपेक्ष रूप से काम करें, कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद आपका सर। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के माननीय अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज, जो पूर्व में मथुरा से मेयर का पद का भी चुनाव लड़ चुके हैं और जनता का इसने अच्छा खासा इन्हें मिला था। मथुरा के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज हमने इनसे बातचीत की, गहन बातचीत की, और अन्य जो राजनीतिक मुद्दे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य आने वाले समय में रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेगी, दिल्ली मॉड्यूल को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं अगर इन सारी बातों का सार निकाल लिया जाए तो उनका कहना है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य है। ये 3 चीज़ जो हैं, 3 बिंदु हैं, उस पर आम आदमी पार्टी लगातार जो है अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। और ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो जनता का हक है, ना कि सरकार का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।